हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट इज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हम पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस को डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिव ड्रग्स या सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स और अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, राइट। आज जो हम डिस्कस करेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रास सिस्टम। रास सिस्टम मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ओके, सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन रास सिस्टम। रास सिस्टम अगर बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हमारी 3 क्लास की ड्रग्स आती हैं, इसलिए इसको पूरे को रास सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स कवर होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले मैं एक पूरा मैकेनिज्म समझाती हूँ और उस पर हम ये देख लेंगे जितनी भी हमारी 3 क्लासेस हैं सबको हम कवर कर लेंगे। कौन कौन सी 3 क्लासेस हैं? पहली जो क्लास है हमारी एस इनहिबिटर बोलते हैं उसको, एस इनहिबिटर, ठीक है। एस इनहिबिटर का फुल फॉर्म मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास है, ठीक। इसमें जो ड्रग्स आती थी वो मैं ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ। कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालप्रिल, मैं लिख भी देती हूँ। कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालप्रिल, ठीक है। बहुत सारी आती हैं, प्रिल, ठीक है, बहुत सारी है। तो ये हमारी एस इनहिबिटर ड्रग्स है। अब इसमें दूसरा कौन सा आता है? दूसरी हमारी क्लास होती है रेनिन इनहिबिटर। रेनिन इनहिबिटर ये हमारी दूसरी क्लास है रास सिस्टम की। और तीसरी जो हमारी क्लास है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये 3 क्लास हैं और इन तीनों क्लास की ड्रग्स को हम कलेक्टिवली करते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन रास सिस्टम। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन, ये हम मैकेनिज्म किसका पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास का? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हूँ या जो हाइपरटेंशन में यूज की जाती हैं, राइट। और ये हम बता दें कि जितनी भी हमारी रास सिस्टम की ड्रग्स हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स मानी जाती हैं इस क्लास की, राइट, क्योंकि इनके जो इफेक्ट हैं वो आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं बाकी सब क्लास के। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एस इनहिबिटर्स क्या है, किस तरीके से वो काम करती हैं। हालांकि इस टॉपिक को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, हमारे थायराइड में डिस्कस कर चुकी हूँ, हाइपरटेंशन के कॉजेज में ये टॉपिक भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज ड्रग्स का मैकेनिज्म हमको समझना है, तो एक बार हम फिर इस टॉपिक को देख लेते हैं क्या है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब इसको थोड़ा सा हम शुरू से समझते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होती है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब कि हमारी बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम है। जो 6 लीटर ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 लीटर होता है, तो जब बॉडी को लगता है कि भाई ब्लड का जो वॉल्यूम है ना वो डाउन जा रहा है, तो अब वही ब्लड वॉल्यूम एक मैकेनिज्म को ट्रिगर करती है, ठीक है। ट्रिगर करती है मतलब स्टिमुलेट करती है। किसको ट्रिगर करती है? किडनी, जो हमारी किडनी में हमारा पाया जाता है एक तरह का हार्मोन जिसको हम बोलते हैं रेनिन, ठीक है। ये रेनिन एक तरह का हार्मोन है। अच्छा, ये कब स्टिमुलेट होगा? जब बॉडी में या जब बॉडी को लगेगा कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, राइट, या फिर ब्लड की वॉल्यूम या जितनी हमें चाहिए रिक्वायर्ड वो वॉल्यूम डिक्रीज जा रही है, तब उस कंडीशन में रेनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब ये रेनिन का लेवल कैसे इंक्रीज होगा कि भाई वही ब्लड इटसेल्फ किडनी में जाकर के रेनिन के लेवल को इंक्रीज करेगा। रेनिन बनता है किडनी में, जक्स्टा ग्लोमेरुलस कैपिलरी से ये हमारा रेनिन जो है वो बनता है, राइट। अब ये रेनिन क्या करता है? अब यहाँ पे आ जाइए, ये लीवर है, ये लीवर से एक हमारा अमाइनो एसिड प्रोटीन तरह का एक प्रोटीन है ये, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन। ये रिलीज होता है नोजन क्यों लगा है? क्योंकि ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, जिस एंजाइम में भी है, जिस भी प्रोटीन में अगर नोजन लगा रहता है इट मीन्स कि वो इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि ये लीवर से रिलीज होने वाला एक तरह का प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इस इनएक्टिव को, यानी कि सोया हुआ है, इसको जगाना है, तो अब इस इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1। अच्छा, ये एंजियोटेंसिन 1 में कैसे कन्वर्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस रेनिन। अब ये जो रेनिन किडनी से रिलीज हुआ ना, उसका बेसिक काम यही है कि इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना।
क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में, लीवर से रिलीज हुआ इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगा जब उस पर रेनिन काम करेगा, राइट। सो अब यहाँ पे आता है रेनिन का रोल, कि रेनिन क्या करेगा कि इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। अच्छा, कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है। क्या होता है कि अभी एंजियोटेंसिन 1 फिर से कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 में कैसे कन्वर्ट होता है, किसकी मदद से, तो यहाँ पे आता है हमारा एक एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एक तरह का एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो है ना, ये एक एक्टिव फॉर्म है, प्रोटीन की एक एक्टिव फॉर्म है, राइट। अब ये क्या करती है, ये 3 चीज़ों से बेसिकली ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इट मीन्स कि ऐसे कंपोनेंट जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो हम बेसिकली वो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। सो यहाँ पे एंजियोटेंसिन जो 2 है वो 3 चीज़ें करेगा। पहला कि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये एंजियोटेंसिन 2। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या, कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके एरिया को कम कर देगा, इसी को हम बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब ये पहले एरिया जो था वो अब नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। अब इस पतले एरिया से, सकरे एरिया से जब ब्लड फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई ब्लड वेसल्स पे प्रेशर भी लगने लगेगा, मतलब इस ट्यूब पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स पे लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया क्या हो गया, सकरा हो गया। सो इसने किसने किया, एंजियोटेंसिन 2 ने। तो एंजियोटेंसिन 2 ने पहली बात तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया। वैसो का मतलब होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि एरिया नैरो कर देना। सो अब वैसो कंस्ट्रिक्शन जब कभी भी हो जाता है, एक चीज हमेशा याद रखना है, जब कभी भी वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पेरीफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, पेरीफेरल रेजिस्टेंस। पेरीफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कि ब्लड वेसल्स पे लगने वाला रेजिस्टेंस है ना, कि एरिया कम है, धक्का मुक्की हो रही है, ब्लड सेल्स को जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो बहुत प्रेशर लगाएगी वॉल्स पे कि भाई मेरे को जाने दो, राइट। सो वही पेरीफेरल रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा। और जब कभी भी पेरीफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हार्ट रेट बढ़ती है ना। और अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट। सिंपल सी बात है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इंड्यूस हो जाएगा, सिंपल। तो पहला तो एंजियोटेंसिन 2 ने ये काम किया। दूसरा क्या काम करता है ये एंजियोटेंसिन 2, ये एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेशन। अब ये एल्डोस्टेरॉन वाला कैसे काम करेगा, एल्डोस्टेरॉन हमारा एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली हमारा क्या करेगा, सोडियम का रिटेंशन करता है, ठीक है। एक तरह से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पे काम करके सोडियम का रिटेंशन करता है। सोडियम का रिटेंशन कैसे करेगा, बॉडी में हमारा क्या होता है ना, कि जो किडनी होती है वो सोडियम को क्या करती है कि एक्सक्रिएट आउट करती है। जितना सोडियम हमारी बॉडी में हमको चाहिए उतना किडनी के थ्रू वापस रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है हमारी बॉडी को यूज़ करने के लिए, और जितना नहीं चाहिए उतना बॉडी एक्सक्रिएट आउट कर देती है यूरिन के थ्रू। और जितना सोडियम एक्सक्रिएट आउट होगा उतना ही वाटर भी एक्सक्रिएट आउट होगा। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट, अगर सोडियम बॉडी में रह जाएगा, ठीक है, एक्सक्रिएट आउट नहीं होगा, तो वाटर भी बॉडी में रह जाएगा, है ना। तो अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एल्डोस्टेरॉन का स्टिमुलेशन करेगी। तो क्या करेगी, यहाँ पे ये एल्डोस्टेरॉन सोडियम का रिटेंशन करता है, सोडियम रिटेंशन। और सोडियम रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन भी होगा, वाटर रिटेंशन।
और जब वाटर का रिटेंशन होगा, यानी कि बॉडी में सोडियम अगर बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम का दोस्त कौन है, वाटर। वाटर भी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा यूरिन के थ्रू, तो वो दोनों ही साथ में बॉडी में रह जाएंगे। अब जब वाटर भी बॉडी में रह गया तो अब वो कहाँ जाएगा, वाटर कहाँ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा ब्लड में। ये वाटर जो है ये ब्लड में ऐड हो जाएगा और अब ये ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ा देगा, कौन, वाटर। सो जब ब्लड में वाटर ऐड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। यानी कि देखो भाई, हमारे पास एक ग्लास पानी है, ठीक है, हमने उसमें एक ग्लास पानी और मिला दिया तो हमारी वाटर की वॉल्यूम बढ़ गई ना, वाटर का अमाउंट बढ़ गया, उसकी वॉल्यूम बढ़ गया, हमारे पास 2 ग्लास वाटर हो गया। तो सेम वैसे ही फिनोमिना है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी अगर उसमें वाटर ऐड हो गया। अब ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो जो ब्लड हमारा 6 लीटर था हो सकता है 6.5 लीटर हो जाए। इतना जल्दी ड्रास्टिक नहीं बढ़ा, हम जस्ट एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ठीक है। सो जैसे अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ब्लड प्रेशर, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा, देखो हमारे ब्लड वेसल में जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। कि भाई अगर एरिया नैरो है या आपके पास एक लिमिटेड एरिया है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन वहाँ से जा रही है तो उसको कंजेस्टेड फील होगा ना, वो फोर्स लगाए कि भाई दीवार टूट जाए और हम क्रॉस हो जाए। सेम वही फिनोमिना है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ही वो जो ब्लड है, ब्लड की कैपिलरीज की वॉल, ब्लड कैपिलरी की वॉल्स पे प्रेशर लगा देगा, भाई हमको जगह चाहिए, ऐसे करके। सो अब ये ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर, जो आप बोल सकते हैं कि पेरीफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जब कभी पेरीफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये 3 चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन का स्टिमुलेशन होने से। एल्डोस्टेरॉन का स्टिमुलेशन होगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। अब थर्ड क्या माजरा है कि एंजियोटेंसिन 2 और क्या करेगा, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी नहीं छोड़ेगा, यानी हर तरीके से नहीं जीने देगा। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी, कौन कौन से सिंपैथेटिक एक्टिविटी, यानी कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। सिंपैथेटिक हमारे आप बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल हैं और उनको अगर एक्टिवेट करेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज हार्ट रेट के लिए, ठीक है। तो अगर ये स्टिमुलेट हो जाएंगे अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो यानी कि एक किसने ये चीज़ें चेंज की, 2 यहाँ पे कंपोनेंट हैं जो इस पूरी कहानी को इंक्रीज कर रहे हैं। एक तो है हमारा रेनिन, ठीक है, जो आग लगा रहा है, और उसका साथ दे रहा है हमारा ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम ही ये दोनों ही मिल करके हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात करनी है, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को कम करें या आप बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करें। तो हमारे पास क्या रास्ता है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा शैतान है और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो हम उस शैतान बच्चे को बाहर निकाल देंगे ना भाई क्लास से। तो सेम वही फिनोमिना है कि हम इन दोनों चीज़ों को ब्लॉक कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, या तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा या फिर अगर हम इसको ब्लॉक करें तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब कैसे कि मैंने आपको एक पढ़ाया, 2 क्लास पढ़ाई, एक मैंने पढ़ाया भी रेनिन इनहिबिटर्स और एक मैंने बताया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। जो रेनिन इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं जिसमें हमारी ड्रग आती है एलिस्केरिन नाम की ड्रग आती है, एलिस्केरिन। एलिस्केरिन क्या करेगी, इस रेनिन को ही ब्लॉक कर देगी। भाई कहानी आगे बढ़ने ही नहीं देना है। ये एलिस्केरिन इस रेनिन को जब इस स्टेप पे ब्लॉक कर देगी तो आगे ना एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, ना ये एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, ना एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। तो पहली तो हमारी ये है कि रेनिन इनहिबिटर्स,
दूसरी क्लास मैंने बताई एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स का मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी कि ऐसी ड्रग जो इस एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसको हम बोलते हैं एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर ऐसी ड्रग जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, यानी या तो यहाँ ब्लॉक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। अगर यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे तो भाई ये सारे में हमारे जो मैकेनिज्म है, जो आगे एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेशन होना, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना, ये सारी चीज़ें हमारी अल्टीमेटली यही स्टॉप हो जाएगी। जब ये ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हाइपरटेंशन इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि हमने दो क्लास डिस्कस की, एक हम रेनिन इनहिबिटर्स हमने डिस्कस किया, एक हमने एस इनहिबिटर डिस्कस किया, लेकिन एक और बची है हमारी जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसमें हमारी ड्रग आती है वल्सार्टन, इर्बिसार्टन, कंडेसार्टन, ठीक है। अब उसका मैकेनिज्म क्या है, सिंपल है वो भी। अगर आप इस मैकेनिज्म को समझ गए ना इसको, तो आप तीनों ड्रग्स को आसानी से समझ जाएंगे। क्या रीजन है, देखिए जो हमारी एटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना, एटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं उसको, एटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये क्या करती है कि जो हमारा एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है। मतलब क्या है, ये एंजाइम है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में चाहे एंजाइम हो चाहे रिसेप्टर हो, सब एक प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। तो एंजाइम भी एक प्रोटीन है जो कि एक रिसेप्टर से जब तक बाइंड नहीं करेगा अपना एक्शन नहीं देता। इसके लिए भी रिसेप्टर होते हैं, एंजाइम के लिए भी रिसेप्टर होते हैं। तो जब तक ये एंजाइम अपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, सपोज ये एंजाइम है, इस तरीके से ये एंजाइम है, और ये एंजाइम तभी एक्टिवेट होगा, ऐसे एक्टिवेट नहीं होगा जब ये अपने रिसेप्टर से जा करके और बाइंड करेगा। ये इसका रिसेप्टर है, ठीक। और ये हमारा एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। तो बेसिकली हमारे ये एंजाइम तभी काम करेंगे जब वो इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और अगर हम इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें तो हमारा ये एस अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, तो आगे का जो क्रियाक्रम है वो यहीं रुक जाएगा। सिंपल सा फिनोमेना है। रास सिस्टम में हमारी 3 कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं, हमारी एस इनहिबिटर्स, आप रेनिन इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारी कंडेसार्टन, इर्बिसार्टन एंड वल्सार्टन ड्रग्स आती हैं, राइट। तो ये तो हुआ हमारा क्या, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑल द रास सिस्टम ड्रग्स। अब हम थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं कि ये ड्रग्स हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और ये क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देती हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों क्लास को डिस्कस किया है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, एक बार फिर से मैंने बताया है। एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में हमारी ड्रग्स सारी, दैट इज अ कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल, रामिप्रिल, फॉसिनोप्रिल एंड बेंजाप्रिल, राइट। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कैप्टोप्रिल है और लिसिनोप्रिल है, ये दोनों एक्टिव ड्रग हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं ये प्रो ड्रग्स हैं, यानी प्रो ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो बॉडी में जा करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, पहले ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहती हैं। सो याद रखना है क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सो एनालप्रिल, रामिप्रिल, फॉसिनोप्रिल एंड बेंजाप्रिल, दीज आर द प्रो ड्रग्स, राइट। अब एस इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, तो पहली बात तो ड्राई कफ करती है। ड्राई कफ क्यों करती है, इसका पीछे का रीज़न है कि ब्रेडिकाइनिन लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ना, वो ब्रेडिकाइनिन के लेवल को डिक्रीज करता है। ब्रेडिकाइनिन क्या है, ये कफ को इंड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कफ इंड्यूस हो रहा है। सो अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उस ब्रेडिकाइनिन के लेवल को डिक्रीज करके रखता है।
तो कफिंग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अननेचुरली नहीं होती है। लेकिन जब हम एस इनहिबिटर्स के थ्रू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कफिंग इंड्यूस हो जाती है और इसी वजह से ड्राई कफ होता है, राइट। अब इसके अलावा एंजियोडेमा करते हैं। एंजियोडेमा का मतलब है स्वेलिंग ऑफ द नोज में स्वेलिंग हो जाएगी, या बोल सकते हैं कि हाथ में स्वेलिंग हो जाएगी, किसी भी बॉडी के पार्ट में स्वेलिंग इंड्यूस हो जाना, उसी को हम बोलते हैं एंजियोडेमा, राइट। तो ये भी इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या कि ये जो ड्रग है हमारी कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दी जाएगी, कंट्राइंडिकेटेड है। और हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जो सेफ ड्रग है दैट इज अ मिथाइल डोपा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ये कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स हैं क्योंकि ये क्या करेगी, फीटस का एबनॉर्मल ग्रोथ करती हैं। ये जो है उनके लिम्स नहीं मैच्योर होने देंगे, या उनके 4 लिम्स जो है मैच्योर नहीं होंगे, मेंटली रिटार्डेशन होने लगेगा। सो इसलिए इन ड्रग्स का टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है कि मतलब जो बेबी है वो अब बोल सकते हैं कि जन्म लेने से पहले, बॉर्न होने से पहले ही उसका कुछ बॉडी के जो ग्रोथ हैं या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनका रिटार्ड हो जाना, चाहे ब्रेन का हो सकता है या हाथ पैर का हो सकता है, वो रिटार्ड यानी कि वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं होंगे, राइट। तो इसी इफेक्ट को ही हम बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट, राइट। फिर आता है हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। ड्रग्स कौन कौन सी हैं? लोसार्टन, इर्बेसार्टन, कंडेसार्टन, वल्सार्टन एंड टेल्मिसार्टन। टन। सो अब यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट क्या है? यहाँ पे इसका एडवर्स इफेक्ट है हेडेक, हाइपोटेंशन, वीकनेस, रैशेस एंड टेराटोजेनिक इफेक्ट। ये ड्रग भी करती है। बट हाँ, ये देखा है कि इस एस इनहिबिटर के कंपैरिजन में लोसार्टन जो है वो ज़्यादा अब आजकल प्रिफर की जा रही है, खासकर ऐसे पेशेंट जिनको बहुत एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है या कफिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको जो है ये आप बोल सकते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दी जाती है, क्योंकि ये ड्राई कफ इंड्यूस नहीं करती है। ओके। फिर आती है हमारी डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। इसमें हमारी एक ही ड्रग है, एलिस्केरिन जो हमारी एक इकलौती ड्रग है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? डायरिया करती है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द कर सकती है, हेडेक इंड्यूस कर सकती है, और एंजियोडेमा ये ड्रग भी कर सकती है। सो ये हमने आज डिस्कस किया रास सिस्टम की तीनों क्लास की ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं और क्या मैकेनिज्म है, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। फिर हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फिर हम पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं और कौन कौन सी दी जाती हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ओके।